बिल्कुल, पश्चिम के बाद अब हमारी बारी है अवध की तरफ बढ़ने की। अवध के कई क्षेत्रों को हमने कवर किया, कई सारी विधानसभा सीटों पर हम पहुंचे और उसके बाद के जो नतीजे हमें सामने आए वो नतीजे चौंकाने वाले थे। अवध का जब जिक्र किया जाए, अवध के क्षेत्रों का जिक्र किया जाए, तो अवध में सबसे बड़ी राजनीतिक केंद्र माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहीं से अयोध्या आता है। अयोध्या राजनीति का वो केंद्र है जहां से राम मंदिर की शुरुआत की गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बनाया था जो आज तक भारतीय जनता पार्टी जिसको लेकर के चल रही है। और इस बार के विधानसभा चुनावों में भी राम मंदिर को बड़े मुद्दे के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसी अवध में एक और क्षेत्र भी आप जब जोड़ेंगे तो वहीं से नेहरू गांधी परिवार की सियासत का गढ़ कहिए, प्रियंका गांधी जिस जहां पर जोर शोर से मेहनत कर रही हैं वो गढ़ अमेठी का है। इस अमेठी की सभी विधानसभा सीटों में सिर्फ एक विधानसभा सीट जो गौरीगंज सीट थी वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, बाकी सभी सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में किया था। अब प्रियंका गांधी की साख के साथ वो सीट देखी जा रही है और प्रियंका गांधी ने जो अमेठी की सदर सीट से है आशीष शुक्ला को वहां से उतार करके पूरी जोर शोर से मेहनत की है प्रियंका गांधी और उसी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी अमेठी के अंदर उस एक सीट को तो बचाने के प्रयास में लगी ही हुई है। उसी अवध की जब बात करें तो 118 सीटों वाले अवध में 21 जिले आते हैं, जिसमें हरदोई, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ खुद राजनीति का केंद्र, उत्तर प्रदेश की राजनीति के पूरे समीकरण, सियासी समीकरण वहीं से साधे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का केंद्र बिंदु राजनीतिक महकमे से लखनऊ ही कहा जाता है। इस अवध के क्षेत्र के मुद्दों की बात कर ले तो यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा जो पूरे उत्तर प्रदेश का है या यूं कहें कि पूरे देश का मुद्दा है वो महंगाई और रोजगार के मुद्दे यहां पर चरम सीमा पर रहने वाले हैं। और उसी के साथ राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण की कोशिश जो सभी पार्टियों की तरफ से की गई है वो यही कोशिश है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पश्चिम की शुरुआत में और उसके बाद अवध की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार जातिवाद पर चुनाव हो रहा है और ध्रुवीकरण के साथ उसकी सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। जातियों की बात कर ले क्योंकि जातिवाद का चुनाव है, जातियों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो सबसे ज्यादा जो जातियां अवध में है वो पासी जाति के लोग हैं। लगभग 1.5 लाख वोटर्स पासी जाति के अवध के अंदर हैं। यहां पर और जातियों की बात करें तो गौतम जातियां भी हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं जिनको समाजवादी पार्टी कोशिश करती है अपने साथ ले जाने की। भारतीय जनता पार्टी इन पर तुष्टीकरण की राजनीति खेलती है और उसी के साथ मुस्लिम वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी अलग करने की कोशिश करती है, यूं कहें कि बंटवाने की कोशिश करती है। उसी के साथ ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं यहाँ पर, क्षत्रिय, लोधी और ठाकुर समाज के लोग भी हैं। अवध की जातियों पर जिक्र कर लिया जाए और उससे पहले हर क्षेत्र में जहां भी चुनाव होते हैं वहां के किसी एक बड़े चेहरे को जिम्मेदारी दी जाती है, वहां की उसकी साख के साथ वो सीट जोड़ी जाती है और उसी के साथ वहां पर सबसे अहम जिम्मेदारी उसकी होती है। तो अवध क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो थी जो मौजूदा वक्त में देश के रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह की जिम्मेदारी है। लखनऊ उनका संसदीय क्षेत्र है और राजनाथ सिंह की साथ के साथ इस लखनऊ की सीटों को जोड़ा जा रहा है। अवध की क्षेत्र की जिम्मेदारी उनको दी गई है। उसी के साथ सांसद भी रहे और उसी के साथ अब मौजूदा सरकार में मंत्री भी है कौशल किशोर के पास एक अहम जिम्मेदारी है क्योंकि अपनी जातियों के वोट साधने की एक पूरी कोशिश कौशल किशोर कर रहे हैं। उनकी साथ के साथ भी अवध की कई सीटों को देखा जा रहा है। स्मृति ईरानी, नेहरू गांधी परिवार के गढ़ को ढहाने वाली, राहुल गांधी को डिफीट करने वाली जो स्मृति ईरानी थी, पिछली दफे वो सांसद बनी और उसी के साथ अब पूरे अमेठी और रायबरेली को उनके हवाले सौंप दिया गया है। उनकी साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी की ये सारी सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। अजय मिश्रा टेनी सबसे चर्चित नाम इस पूरे चुनावों में रहा और उसी के साथ पिछले 2 हफ्ते पहले जब उनके बेटे को जमानत दी गई तो उसी के साथ जो नाराजगी भी लोगों में दिखी। और अजय मिश्रा चूंकि ब्राह्मण वर्ग को साधने की पूरी कोशिश करते हैं, मिश्रा है, इसी के साथ इनकी जो टैगलाइन है यही एक वजह थी कि इनको बर्खास्त भी नहीं सरकार ने किया, तो वो भी अपने कई सारे समीकरण को साधने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। अब यहां पर सीटों का क्या कुछ हाल रहा, आपके हिस्से के सवाल जब हमने नेताओं से किए और उसी के साथ आपके मुद्दों को जब हमने उठा करके रखा तो बहुत सारी चीजें हमें जमीन से जानने को मिली। उन सब चीजों की जानकारी विशाल आपको देंगे। विशाल, क्या कुछ आपने जमीनी हालात पर वहां पर देखा? बिल्कुल उज्जवल, सबसे पहले तो मैं बताऊं अवध क्षेत्र यूपी का वो माना जाता है जो अवध क्षेत्र किसी भी दल के लिए सत्ता की राह बनाने का काम करता है। 70 सीटें आती है अवध क्षेत्र में, लेकिन बीजेपी ने 2017 में कमाल करके दिखाया था और समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ दिया था। 77 में से करीब ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में पहुंची थी और समाजवादी पार्टी बहुत पीछे रह गई थी और सरकार नहीं बना पाई। इसी तरीके से 2012 वाले अगर चुनाव को अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था अवध क्षेत्र में। यही वजह थी कि 2012 में समाजवादी पार्टी की लहर अवध क्षेत्र में थी और वो उत्तर प्रदेश में कब्जा भी कर सकी। लेकिन 2022 की अगर स्थिति की बात करें तो 2022 की स्थिति जो है वो अब ना तो 2012 से मिलती
मिलती जुलती है, ना तो 2017 से मिलती जुलती है, क्योंकि 2022 की जो स्थिति है वो है बेरोजगारी पर, महंगाई पर, किसानों के मुद्दे पर, गायों के मुद्दों पर, आवारा पशुओं के मुद्दों पर, और गुंडई, जहां गुंडई की बात करते हैं कि गुंडई खत्म हो गई, वाकई में ऐसा नहीं है। लोग काफी परेशान हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के भी परेशान है। कई जो आम जनता है वहां की, वो हमेशा से पुलिस प्रशासन पर जो एक आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ, ये हमारी बातें नहीं सुनते। इस तरीके तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अवध क्षेत्र में आज भी उठने का काम करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 2017 की, तो गोंडा और बलरामपुर वाली जो बेल्ट है एक, वहां पर भाजपा ने एक अच्छी कामयाबी ली थी 2017 के दौरान। लखनऊ की बात करें तो एक सीट छोड़ करके बाकी की सारी सीटें भाजपा के खाते में गई थी। सीतापुर में से 9 सीटों में से 7 भाजपा के खाते में गई थी। और 2012 की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था। इसके बाद जैसे कि आपने बताया, अमेठी राहुल गांधी का और एक गांधी परिवार का एक वो गढ़ रहा है, लेकिन अब वो गढ़ 2014 के बाद से कमजोर होना शुरू हुआ था और 2019 आते आते पूरे तरीके से राहुल गांधी का वो गढ़ खत्म हो चुका है। इसीलिए अब बीजेपी की जो स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी 2019 में वहां से सांसद बनी। वो लगातार सांसद बनने से पहले भी और सांसद बनने के बाद भी अपने संसदीय क्षेत्र का लगातार हर महीने हर हफ्ते दौरा करती रहती है, जिससे कि वो जो वहां की आम जनता है उनसे अपना परिचय भी देते रहे और उनसे एक संबंध बना सके, जिससे कि आने वाले जो 2022 के चुनाव थे या फिर 2024 के जो चुनाव है उन तक वो अच्छी कामयाबी उनको मिल सके। तो यही वजह थी कि अब अमेठी बहुत कमजोर पड़ चुका है कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए मजबूत बन चुकी है। लेकिन अब मैं 2022 की प्रियंका गांधी की अगर मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी एक बार फिर से जब एक्टिव हुई है बीते 6 महीने से, जबकि लखीमपुर हादसा जब हुआ था तब से वो उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव है और वो अमेठी पर भी उसी तरीके से ध्यान दे रही है जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिस तरीके से नेतृत्व कर रही है प्रियंका गांधी, उसी तरीके से वो अमेठी पर भी ध्यान दे रही है और अमेठी को मजबूत करने की एक बार फिर से कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी। और यही वजह थी कि माने या चाहे ना माने, लोग 2017 में जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन था कांग्रेस के साथ, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं रहा, सबने देखा। लेकिन 2022 का जो कांग्रेस का प्रदर्शन है ये वाकई में थोड़ी मजबूती कांग्रेस को दे सकता है, क्योंकि लोगों के मन में अभी आ चुका है कि कांग्रेस से हमें उम्मीद है, हो सकता है कांग्रेस जब 40% महिलाओं की बात करती है, जब कांग्रेस रोजगार की बात करती है, जब कांग्रेस फ्री गैस सिलेंडर की बात करती है, जब कांग्रेस गुंडई खत्म करने की, प्रशासन को मजबूत करने की बात करती है, तो लोगों के मन में अब मन बदल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर के लोगों के मन में तरह तरह की चीजें हैं कि जब यादव पार्टी आती है तो गुंडई बढ़ जाती है, बीजेपी के टाइम पर दबाव में लोगों को रहना पड़ता है, इसलिए वो एक अलग तरीके का एक ऑप्शन देख रहे हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत होने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी की अगर स्थिति की बात करें तो अवध क्षेत्र में 2017 के मुकाबले बहुत ज्यादा उनको मजबूती मिल चुकी है, जबकि बीजेपी का जो फैक्टर था वो फैक्टर अब थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका सारा फायदा समाजवादी पार्टी के ही खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। लखीमपुर हादसे की अगर हम बात करें, पूरे देश ने, पूरे दुनिया ने वो देखा कि सिलसिला किस तरीके से रहा, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, बीजेपी बिल्कुल बुरी तरीके से बैकफुट पर आ गई थी। और एक चीज ये भी थी कि किसान आंदोलन भी उस दौरान बहुत ज्यादा सरकार को घेरने का काम कर रहा था, उसी दौरान इस तरह की चीजें, तो सरकार बीजेपी बहुत ज्यादा बैकफुट पर चली गई, जिसका सारा फायदा कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने उठाने का काम किया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, चुनाव नजदीक थे, अजय मिश्रा टेनी के लड़के को, उनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनको रिहा कर दिया गया, उनको जमानत दे दी गई, जिसको लेकर के जो वहां का जो समुदाय था, किसान समुदाय, वो अब एक बार फिर से नाराज हो चुका है योगी सरकार को लेकर के, मोदी सरकार को लेकर के, सरकार की नीतियों को लेकर के। यही वजह है कि बीजेपी अब और भी ज्यादा बैकफुट पर नुकसान में होती हुई नजर आएगी, जो लखीमपुर वाला इलाका है। क्यों बीजेपी, आपने बिल्कुल सही बताया कि बीजेपी मजबूर है अजय मिश्रा टेनी को लेकर के, क्योंकि वो एक बहुत बड़े ब्राह्मण चेहरा के रूप में जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि बीजेपी को पता है कि उनकी वजह से काफी घाटा हुआ, लेकिन बीजेपी उनको इसलिए भी नहीं हटा सकती, ना तो इनको नजरअंदाज कर सकती, क्योंकि जो ब्राह्मण वोट है उनके साथ वो भी फिर बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। अगर मैं उन्नाव पहुंचूं और उन्नाव की मैं अगर बात करूं तो उन्नाव में कांग्रेस ने सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया, जो रेप पीड़िता है उनकी मां को टिकट दिया है, उनको मजबूती देने का काम किया और एक नई मिसाल उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस ने देने की कोशिश करी है कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। और उन महिलाओं में नाम ऐसे ऐसे लोगों का था जो वाकई में जिनको मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए सभी दलों को, कांग्रेस ने इसकी पहल करी। कांग्रेस ने उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया, खुशी दुबे की बात करें तो नेहा तिवारी को भी टिकट दिया, और इसी तरीके से अलग अलग जगह पे कांग्रेस ने अपना काम करने की कोशिश करी। लखनऊ की बात करें, लखनऊ हर किसी के लिए बहुत
मतलब सियासी समीकरण सेट करने वाला एक जिला है। लखनऊ की जितनी भी विधानसभा सीटें बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है, राजनाथ सिंह का गढ़ माना जाने लग गया बीते सालों से वो, और राजनाथ सिंह के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लखनऊ को किस तरीके से इस चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के भी जो अभिषेक मिश्रा है वो भी लगे हुए हैं पूरे तरीके से, पूरी समाजवादी पार्टी लगी है कि जो लखनऊ का जो गढ़ है राजनाथ सिंह से छीन करके हम समाजवादी पार्टी के खाते में ले आए। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी और भाजपा के अलावा तीसरे नंबर पर खड़ी है इस दौरान उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भूपेश बघेल उनके और दीपेंद्र हुड्डा जैसे जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो लगातार उत्तर प्रदेश की जमीन पर जा रहे हैं प्रियंका गांधी के साथ और अलग अलग जिलों में विधानसभा में घूमने का काम कर रहे हैं। और कई हद तक भूपेश बघेल की जो भूमिका रही है बीते सालों में वो ये थी कि वो जो कांग्रेस का मजबूत करने का था वो चेहरा बन चुका है भूपेश बघेल। इसलिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और भूपेश बघेल को हमेशा साथ रखने के मंच पे एक साथ रखने की कोशिश करती है, जिससे कि भूपेश बघेल का जो नाता है आम जनता से वो बेहतरीन है। और ये हमने जमीनी हकीकत पर भी देखा और भूपेश बघेल से बातचीत भी करी थी, जानने की कोशिश करी थी कि आखिरकार 2017 के बाद 2022 में कांग्रेस इन बीते 5 सालों में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कितनी मजबूत होने की कोशिश की। तो अभी ये हम कह सकते पूरे तरीके से कि अवध क्षेत्र में भी बीजेपी को नुकसान हो रहा है, इसका सारा फायदा समाजवादी पार्टी को और फिर तीसरे नंबर पर जो खड़ी है कांग्रेस उसको हो सकता है। उज्जवल, बिल्कुल विशाल, आपने जो भी जितने भी जानकारी दी ये सब एक एक पार्टियों के बारे की जानकारी थी, उनके बारे में जो अवध के अंदर का इतिहास है और उसी के साथ जो मौजूदा स्थिति पार्टियों की चल रही है उसके बारे में जानकारी दी। अवध का जो एग्जिट पोल है उसको बताने से पहले मैं सलोनी की तरफ रुख करूंगा। सलोनी, जो कुछ सवाल हैं आपकी जो आपने यहाँ पर स्टूडियो के अंदर बैठ करके देखा, वो कुछ सवाल आपके हैं जो क्योंकि सौरभ जी ने ग्राउंड से वहां पर चीजें की और ऑफ द कैमरा बात करी है, इनकी खूबी रहती है, तो आप अगर कुछ सवाल करें इनसे तो वो सवाल आप अपने करिए। जी बिल्कुल, क्योंकि आप दोनों ने लोगों से बात करने की कोशिश करी, लोगों ने कैमरे पे क्या बोला वो हम सबने भी देखा, वो मैंने भी सुना और वो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया। लेकिन ऑफ द कैमरा भी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कैमरे पे बहुत सारी बातें नहीं बोलते हैं, जो कैमरे के पीछे बात करते हैं। तो सौरभ जी ने उनसे बात करने की कोशिश करी तो एक सवाल जो उसमें से निकल के ये आता है कि आखिरकार अमेठी जो है, जो हमेशा से कहते हैं गांधियों का गढ़ माना जाता है, या जिसपे अभी इस टाइम प्रियंका गांधी जो है इतनी जोरों शोरों से प्रचार कर रही है, जीतने की पूरी कोशिश कर रही है, उसकी असल में उसके जो हालात है वो क्या है? क्योंकि हमने देखा कि लोगों के भी वही मुद्दे थे, विकास, रोजगार, महंगाई, यही मुद्दा, लेकिन उसके अलावा और क्या मुद्दे हैं अमेठी के? सलोनी, जैसे अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी और रायबरेली, ये आपने बोला जैसे कि गांधी परिवार का गढ़ है वो गढ़ एक तो 2019 में टूट चुका है वो, और लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है उसमें, तो लोग उसमें अलग देख के वोट करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति थोड़ी अलग है। इस बार जैसे गौरीगंज विधानसभा है वहाँ पे अमेठी में, वहाँ सपा जीती थी पिछली बार भी, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि टक्कर है इस बार अच्छी सी ठीक से। और बाकी और जगह भी बीजेपी वहाँ पे पहले से मजबूत हुई है पहले से, और इस बार भी सीटें निकलेंगी वहां से। लेकिन प्रियंका गांधी ने वहां पे बहुत मेहनत की है, और सिर्फ अमेठी में ही नहीं, प्रियंका गांधी ने पूरे अवध में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भले ही वो एक तरफ अगर हम देखें तो प्रतापगढ़ और उधर प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी लड़ रही है, प्रमोद तिवारी की बेटी लड़ रही है, और प्रमोद तिवारी जगह जगह जाके रैली कर रहे हैं और प्रियंका गांधी भी जगह जगह जाके रैली कर रहे हैं। तो जो उनका वो है मेन जो है वो अवध पे फोकस है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पश्चिमी यूपी में प्रियंका गांधी ने ज्यादा प्रचार नहीं किया, और उसके मुकाबले उन्होंने पूर्वांचल और अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड, इन जगह पे ज्यादा प्रचार किया। तो मुझे लगता है वहां से कांग्रेस को थोड़ा फायदा मिलेगा। और अवध की हम जब बात कर रहे हैं तो अवध में हर पार्टी का कुछ ना कुछ दाव पे लगा है। आप सपा का देख लीजिए, क्योंकि सपा अब तक जो है जो इटावा और जो सब पश्चिमी यूपी में निकल चुका है पीछे, जो सब फायदा मिलना था मिल गया। लेकिन अब उसकी जो परीक्षा है असली वाली, क्योंकि पिछले वाले पश्चिमी यूपी में उसके साथ एक बड़ा फैक्टर था जयंत चौधरी जो उनके साथ थे। इस बार जो अवध में जो उनके साथ हैं वो महानदल के नेता है, महानदल पार्टी है, तो उसका कितना फर्क पड़ेगा। और बीजेपी के लिए तो सब कुछ अवध में ही है, क्योंकि अयोध्या है अवध में, तो पूरा चुनाव बीजेपी एक तरह से लड़ रही है मंदिर पे। तो वो एक देखने वाली चीज होगी कि अयोध्या में, क्योंकि हमने देखा था कि अयोध्या में जब रैली की थी अखिलेश यादव ने, उसमें बहुत भीड़ दिखी थी, तो लोग कह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन हो सकता है। और वो कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पहले, अगर आपको याद होगा तो पहले जो योगी आदित्यनाथ है उनका चुनाव लड़ने की बात हो रही थी अयोध्या से, लेकिन फिर आखिरी मौके पर सीट बदली गई और वो गोरखपुर लड़ने चले गए। तो
कहा यह जा रहा था कि वहां जो सर्वे हुआ था या वहां के जो संत महात्मा वो कह रहे थे कि इस बार स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है बीजेपी की वहां पे, बावजूद इसके कि मंदिर की बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहां पे कुछ और फैक्टर भी काम कर रहे हैं। वहां पे जो कुछ जमीन ली गई लोगों का उसका मुद्दा है, वहां के लोकल मुद्दे हैं, तो वो काम कर रहे हैं। इसी वजह से आप देख रहे होंगे तो अखिलेश यादव की रैली में भीड़ बहुत ज्यादा दिख रही है। दूसरी तरफ जो और जिले हैं, कानपुर में एक चीज नोटिस की मैंने कि जब हम पश्चिमी यूपी की बात करते हैं तो वहां पे जो लोग हैं थोड़ा कम बोलते हैं। अगर उनसे सवाल करो तो एक सवाल कई बार पूछो तब बोला जाता है, लेकिन कानपुर में पॉलिटिकल लोग बहुत एक्टिव हैं। आप किसी से बुजुर्ग से पूछ लीजिए, वो भी आपको पूरा राजनीति दिखा देगा। और वो शुरू हो जाता है अवध से पूर्वांचल की तरफ जैसे जाएंगे तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं पॉलिटिकल। आपको ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, खूब आपको ज्ञान देंगे वहां पे। उसके बाद प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में जब हमारी टीम गई थी तो प्रतापगढ़ का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हमने जो देखा राजा भैया का, हमने सुना था अब तक कि राजा भैया का बहुत एक तरह से बाहुबली नेता माने जाते हैं वो, तो हमने देखा कि उनका काफिला निकल रहा था वहां से। तो लोग ऐसे कर रहे थे कि एक बार महाराज जी के दर्शन हो जाए। कुछ लोग गुड़गांव से गए थे, कुछ दिल्ली से गए थे देखने उन्हें, तो वो बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन मैंने वहां पे जो महसूस किया कि किसी के भी गढ़ में जो छोटे मुद्दे होते हैं, अब जैसे एक अगर गढ़ में तो वो सारे लोग एक ही पार्टी को वोट देंगे, लेकिन कुछ लोग और भी होंगे जो सोचते होंगे कि हम किसी और पार्टी को वोट दें, तो उनकी आवाज दब जाती है, उनकी आवाज कोई सुनता नहीं है वो। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी बदली है। वहां से जो गुलशन यादव लड़ रहे हैं सपा के उम्मीदवार, वो पूरी टक्कर दे रहे हैं। और अब जब इलेक्शन वहां पे हो रहा था तब भी मारपीट की खबरें आई थी कि गाड़ी तोड़ी गई थी। तो इसका मतलब ये है कि अब थोड़ी चुनौती मिल रही है राजा भैया को वहां पे प्रतापगढ़ में। और प्रमोद तिवारी की जहां तक बात है, उनके बराबर में वो प्रमोद तिवारी लड़ते हैं, उनकी बेटी लड़ रही है। तो वहां पे मैंने देखा कि लोग वहां पे अब भी, जबकि उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है अब तक जीतने का लगातार, और मुझे लगता है कि इस बार भी आसानी से तो नहीं लेकिन जीत हो जाएगी। कांग्रेस की एक सीट वहां से पक्की है वो। और दूसरा एक मैंने देखा कि कांग्रेस के एक उम्मीदवार हैं नीरज त्रिपाठी, जो हमारे आपने इंटरव्यू भी देखा होगा उनका, वो इंटरव्यू किया था उज्जवल ने। तो वो एक ऐसे हमने देखे नेता, जैसे कांग्रेस के नेता ज्यादातर होते हैं कि वो जो पुराने वो जमे जमाए और फील्ड पे कम जाना, ये कमजोरी रही है कांग्रेस की। लेकिन वो हमने नेता एक अकेले देखे जो हमसे पूरी उन्होंने बात बताई कि मैंने कितनी विधानसभा पूरी अपनी, उन्होंने वो कह रहे हैं कि इस बार भले ही हमारी सरकार ना बने 2022 में, लेकिन 2024 में केंद्र में सरकार बनेगी। उन्होंने बोला लिख के रखवा लो ये हमसे, क्योंकि मैंने अपनी विधानसभा 75% विधानसभा अपनी पूरी पैदल घूम ली है पूरी वो। तो वो जमीनी नेता माने जाते हैं, वो युवा राजनीति से आए, उसके बाद कांग्रेस में धीरे धीरे बड़े वो आगे। तो ये एक अच्छी बात रही कांग्रेस की कि वहां टिकट उन्हें वहीं दिया, लोकल नेता, किसी जो पैराशूट उम्मीदवार होते हैं वो नहीं थे। तो मुझे लगता है कि अवध में हर पार्टी का कुछ ना कुछ दांव पे लगा है, और इसी के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है ये हर पार्टी के लिए। तो किसे क्या मिलता है ये पता चलेगा 10 तारीख को। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि अवध और उसी के साथ प्रतापगढ़ की जो बात करी, राजा भैया का एक महकमा पूरा कहा जाता है प्रतापगढ़ के अंदर, और वहीं से प्रतापगढ़ में दो बड़े चेहरे उठते हैं, राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह और उसी के साथ प्रमोद तिवारी, जिनकी बेटी आराधना मिश्रा चुनाव में है। पिछली बार 2 बार से विधायक हैं, 9 बार से खुद प्रमोद तिवारी विधायक हैं, और अब सीट खाली करके आराधना को आगे बढ़ा रहे हैं। आराधना के साथ साथ उनकी एक बेटी और भी है, सोना, वो भी प्रोफेसर है राजनीति में। उनकी एंट्री पर मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये आगे का वक्त तय करेगा। हालांकि राजनीतिक महकमे से हैं तो उम्मीद तो जताई जानी चाहिए कि उनकी बेटी भी आएंगी। हालांकि अवध का जो पूरा एग्जिट पोल हमें बता रहा है, वो अवध का एग्जिट पोल ये है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हिट कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कई हद तक पहुंचाया, जो उनके लिए प्रचार के माध्यम बना है और उसी के साथ उनको जो बड़ी पहचान दिला रहा है वो मुद्दा हिट कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र से 118 सीटों में 60 से 70 सीटें निकालेगी, यह हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। उसी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन की बात कर लें तो 40 से 49 सीटें समाजवादी पार्टी का गठबंधन वहां से ले जाएगा, जो बहुत अहम मायने रख रहा है इस बार का उनका गठबंधन। हालांकि सीटों में इजाफा हुआ है लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचा है समाजवादी पार्टी का गठबंधन जिस तरह की उम्मीद वहां पर जताई जा रही थी। और भारतीय जनता पार्टी के जो ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की राजनीति थी वो अवध के अंदर हिट कर गई। बसपा की बात करें तो हमारे जो एग्जिट पोल कह रहा है वो 0 से 3 सीटें तक बसपा निकाल सकती है, 3 सीटें बसपा के खाते में जा सकती हैं, ये मैक्सिमम नंबर होगा। और उसी के साथ कांग्रेस पार्टी इस तरह से मेहनत कर रही है अमेठी के अंदर, तो वहां पर हमारा अनुमान है कि 0 से
5 सीटें तक कांग्रेस पार्टी ले जा सकती है, जिसमें एक सीट मोना की तय होती है। वो इस तरह से जिस तरह से प्रमोद तिवारी वहां पर करते हैं और जिस तरह से जनता का रुझान होता है, जनता का वोटिंग होता है, तो वो एक सीट कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा से तय होती है। तो वो कांग्रेस पार्टी 5 सीटें तक उस अवध क्षेत्र के अंदर ले जा सकती है। तो हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र से बहुत फायदे में है और इसी के साथ 60 से 70 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें रहने वाली है।